बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ स्टडी विद स्किल्स। हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट जो कि था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और आज हम करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। बट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडीकेट की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज़ एमसीक्यूज़। याद रखिएगा, मैं मानती हूँ कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हर लाइन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम नेशनल एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हमें अपनी फेडरल बुक भी पढ़नी होगी, सिंध बुक भी पढ़नी होगी, लेकिन सिंध बुक से ज़्यादा फेडरल और पंजाब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़िए। भले आप पहले ये लेक्चर लीजिए, उसके बाद उसी लेक्चर को जाके बुक से पढ़िए। उसके बाद जब आप सारा लेक्चर देख लें, ठीक है, पहले लेक्चर्स देखिए ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस लेक्चर को देखने के बाद उसी टॉपिक को जाके बुक से पढ़ें। ठीक, जब आप बुक से पढ़ लें, अब आपने अगर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो अब ये वीडियोस देखें ताकि आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकें। याद रखिएगा, पहले चैप्टर पढ़ें उसके बाद ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, आपको पता चले कि मैं कितना अच्छा हो गया हूँ पढ़ के, कितनी अच्छी हो गई हूँ पढ़ के। ठीक है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मैंने जो करवाई है वो भी करिए। इसके अलावा अपने तौर पे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जितने आप एमसीक्यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी किस में पाई जाती है? ठीक है, होप सो कि आपको सही नज़र आ रहा होगा। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी फैट्स और डी प्रोटीन्स। ये आपको पता होगा, हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके मुकाबले में जो लिपिड होता है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या ऑप्शन होना चाहिए सही? सी फैट्स, जो कि लिपिड की एक टाइप थी। यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक, अब एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल लिपिड आर ए फॉस्फोलिपिड, बी ग्लाइकोलिपिड, सी स्ट्रोल्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए। अच्छा, मैं बताती हूँ। आपको याद है फॉस्फोलिपिड किस में पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यानी कि ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल लिपिड है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मैं ग्लाइकोलिपिड की बात करूँ, ग्लाइकोलिपिड जो है हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है चैप्टर कंप्लीट करते हुए कि ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो ब्रेन में कंस्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। वो इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। इसके अलावा वो न्यूरॉन की शथ में पाया जा रहा है। ये हमने पढ़ा था ना पिछले टॉपिक में, यानी कि ये भी स्ट्रक्चर लिपिड है, एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं स्टेरॉल्स की बात करूँ, स्टेरॉल्स जो हैं स्टेरॉइड्स के लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। अब स्टेरॉइड्स में अगर मैं बात करूँ आपसे कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि वो भी एक स्ट्रक्चर लिपिड है। आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दिस। ठीक, समझ आइए आपको। अब देखें, विच वन इज ऑड? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी गैलेक्टोज एंड डी लैक्टोज। देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये मोनोसेक्राइड से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर मैं लैक्टोज की बात करूं तो ये पॉलीसेक्राइड से ताल्लुक़ रखता है, डाइसेक्राइड से ताल्लुक़ रखता है। लैक्टोज क्योंकि डाइसेक्राइड से ताल्लुक़ रखता है और बाकी सारे एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लैक्टोज क्या है? इसमें ऑड वन है। अगले की तरफ चलते हैं। विच इज़ अ नाइट्रोजनस बेस? इसमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? ए कॉलिन, बी इथेनोलामीन, सी सेरीन या डी ऑल ऑफ दिस। आपको अगर याद हो कि हमने फॉस्फोलिपिड वाले टॉपिक में पढ़ा था, फेडरल बुक की लाइन मैंने आपको बताई थी कि नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोटेटिक एसिड के साथ कौन सी मिलेगी? कॉलिन, इथेनोलामीन या सेरीन। इनमें से तीनों अगर नाइट्रोजनस बेस मिलेंगी फॉस्फोटेटिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होगा? फॉस्फोलिपिड। अगर नहीं देखा लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डी इज करेक्ट वन। उसके बाद, द विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ। विस्कोसिटी जो प्रोटोप्लाज्म की है वो किसके कंपेरेबल है, वो किससे मिलती है? ठीक, ए ग्लाइसरोल, बी ग्लाइसरीन, सी लाइट मशीन ऑयल या डी ऑल ऑफ दीज।
सो इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट वन। विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंपेरेबल होती है ग्लाइसरोल के, ठीक। द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज एट्रीब्यूटेबल टू स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है। सो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो किसके एट्रीब्यूटेबल है, किस स्पेशल टाइप के, ठीक है, इज एट्रीब्यूटेबल टू स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है, वो किसके एट्रीब्यूटेबल है। अगर मैं बात करूं, ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन एंड डी न्यूक्लिक एसिड। सो याद रखिएगा, अगर जो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ साइटोप्लाज्म है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ साइटोप्लाज्म किसकी वजह से होता है, हम ये टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, सोचिए, बताइए, मैंने आपको बताया था, बोलिए बोलिए, शाबाश। देखें, क्या वो कार्बोहाइड्रेट था? मैंने आपसे बात की थी कि जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस, याद कीजिए, साइक्लोसिस था, ठीक है। और साइक्लोसिस किसकी वजह से हो रही थी? माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से हो रही थी। और माइक्रोफिलामेंट्स क्या है? साइटोस्केलेटन से ताल्लुक़ रखते हैं और साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। सो क्या आंसर होगा? प्रोटीन, ठीक। अमाउंट ऑफ वाटर इन लिविंग सेल वेरीज फ्रॉम A 75 to 89, B 70 to 89, C 60 to 89 एंड D 65 to 89। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वाटर जो नॉर्मली पाया जाता है बैक्टीरिया से लेके एनिमल्स वगैरह में, वो होता है 70 to 80%। यानी कि हम इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये अकॉर्डिंग टू पंजाब बुक, ये सेम लाइन है 65 to 89%। सो अगर आपके पास ऑप्शन है 70 to 80% तो वो भी सही है, और अगर आपके पास ऑप्शन है 65 to 89% दैट इज मोस्ट करेक्ट वन। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन नहीं था तो हम डी को करेक्ट वन करेंगे, ठीक। इसके अलावा हिस्टोन्स क्या हैं? ए सिंपल प्रोटीन, बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, सी कंजुगेटेड प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट्स। सो बताइए क्या है, सोचिए सोचिए सोचिए, शाबाश। सो इट इज व्हाट सोचिए, इट्स बी, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। सो हिस्टोन जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक। अगर मैं 9th मंथ की बात करूँ कि 3D प्रोटीन्स आर ड्यू टू, सो अगर आपको पता होगा, हमने पढ़ा था ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी टर्शरी स्ट्रक्चर, सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डी बोथ ए एंड सी। सो क्या होना चाहिए करेक्ट? यस, बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि हमने पढ़ा था टर्शरी स्ट्रक्चर में कि इसका 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल उसमें फोल्डिंग होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या ए कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, बी प्रोटीन की, सी लिपिड की, या डी न्यूक्लियोटाइड्स की। सो ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन, एज यू नो। सो यहाँ होता है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट MCQs प्रैक्टिस टेस्ट के साथ, ठीक है। सो रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।